हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस हम फिर आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी सीसैट कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए। और इस सीरीज में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हम कवर कर पाए यहाँ पे कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2014 और अब हम पहुंचे 2018 पे एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन लाइक दिस एंड वी विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द comprehension passages from the previous year so that we can help you out. तो guys, सेशन को लाइक करना ना भूलें. Don't forget to press the like button and don't forget to subscribe to our channel if you're new here. And if you're a beginner here, I have the best thing available for you. Now, we have launched a comprehensive guidebook. Now, this guidebook entails everything ranging from strategy to syllabus to sources and everything that you need to know prepare for every subject that there is in the CSAT part. So go download this free ebook. Now this ebook is absolutely free. Now you can download this ebook and get benefited from it. The link for this book has been given in the description of the video. So go check it out and get benefited from it. तो गाइस चलो विदाउट एनी फर्दर अड्यू शुरू करते हैं अपना आज का सेशन. तो विल बी डिस्कसिंग 5 पैसेजेस. आज हम प्रीवियस ईयर में से 5 पैसेजेस डिस्कस करने वाले हैं एंड विल सी के कैसे उसमें से क्वेश्चंस में से आंसर निकाले जाते हैं बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस एंड फाइंडिंग द राइट आंसर. तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है गाइस, हमें सबसे पहले ये ढूंढना होता है हमसे पूछा क्या गया है. तो उसने 3 अजम्पशंस दिए हैं हमें नीचे और हमें बताना है इनमें से कौन सी अजम्पशन वैलिड बैठती है ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज. तो पहले पैसेज पढ़ना है और उस बेसिस पे फिर अपना अपनी अजम्पशन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस. ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट्स. तो क्या कह रहा है कि भाई जितने भी एक्शंस हैं, कुछ भी काम अगर आप करोगे, कोई भी एक्शन अगर आप लोगे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, तो उसमें पैसे लगेंगे. उसके लिए आई मीन ऑब्वियसली पैसों की जरूरत पड़ेगी. फंडिंग इज वाइटल इन ऑर्डर फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एडेप्टेशन. तो फंडिंग बहुत जरूरी है. वो क्या कह रहा है, इंडिया जैसे देशों के लिए फंडिंग इज वाइटल फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स. उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ने वाली है. फिर से उसने वही बात की है. The problem is more severe for developing countries like India, which would be one of the hardest hit by climate change, given its need to finance development. ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया जैसी ऐसी कंट्रीज के लिए ये प्रॉब्लम और बड़ी है. क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज से. क्योंकि हम क्या पुश कर रहे हैं, वी आर गिवन इट्स नीड टू फाइनेंस डेवलपमेंट. हम डेवलपमेंट को में पैसा लगा रहे हैं. हम क्लाइमेट चेंज में इतना पैसा नहीं लगा सकते जितना हमें अभी डेवलपमेंट में लगाने की ज़रूरत है. और डेवलपमेंट की वजह से ही फिर हमें बहुत प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ सकती है. मोस्ट कंट्रीज डू नॉट इंडीड ट्रीट क्लाइमेट चेंज एज रियल थ्रेट. ज़्यादातर कंट्री क्लाइमेट चेंज को एक रियल थ्रेट की तरह ट्रीट नहीं करती एंड आर स्ट्राइविंग टू एड्रेस इट इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव. अच्छा सॉरी, मोस्ट कंट्रीज डू नॉट नहीं है, डू इंडीड है. मोस्ट कंट्रीज डू इंडीड ट्रीट क्लाइमेट चेंज एज अ रियल थ्रेट. कि ज़्यादातर कंट्रीज को एक रियल थ्रेट मान के काम करती हैं एंड आर स्ट्राइविंग टू एड्रेस इट इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर. अच्छा, वो ये कह रहा है कि भाई ज़्यादातर कंट्री क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा एक रियल थ्रेट, एक अपने गंभीरता से लेती हैं और उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड मैनर में स्ट्रैटेजीज बनाती हैं उससे फाइट करने के लिए विद लिमिटेड रिसोर्सेज at their disposal. So most countries do indeed treat climate change as real threat and are striving to address it in a more comprehensive and integrated manner with the limited resources at their disposal. कि जैसा भी जितने भी रिसोर्सेज हैं उसी से काम चला के वो एक इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में दे आर ट्राइंग टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज. ये कह रहा है वो. अब उसने क्या अजम्पशन दिए वो पढ़ते हैं गाइस. क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज. क्या डेवलप्ड कंट्रीज के लिए चैलेंज नहीं है ये? कैसा कह रहा है वो? ऐसा कुछ नहीं है कि डेवलप कंट्रीज के लिए वो चैलेंज नहीं है. चैलेंज सभी के लिए. फंडिंग ज़रूरी है उसके लिए और डेवलपिंग कंट्रीज में उसकी मुश्किल है क्योंकि उसमें पैसे की कमी है और उनको डेवलपमेंट को फाइनेंस करना है. लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए चैलेंज नहीं है. ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है क्लियरली ये पैसेज में. तो इट कैन बी इट कैन बी अज्यूम्ड रॉन्ग. सेकंड, क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू
एंड ऑल्सो अ डेवलपमेंट इशू फॉर मेनी कंट्रीज, यस, के पॉलिसी इशू है ये, और ये डेवलपमेंट का भी इशू है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ये क्लियरली मेंशन है उसने। और थर्ड, वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फाउंड टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू इनहेंस देयर अडेप्टिव कैपेसिटी, कि भाई तरीके ढूंढने चाहिए। तो यस, ये भी उसने सही बोला कि पैसों की अब ज़रूरत है और उनको पढ़ने वाली है। सो बोथ 2 and 3 वर द राइट assumptions एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो क्लियरली मेंशन नहीं है उसको एलिमिनेट करो, और जो आप इन्फर कर सकते हो, जो आप अज्यूम कर सकते हो बाय द गिवन स्टेटमेंट्स, देन यू फाइंड योर आंसर। चलो गाइस, सेकंड पैसेज पे चलते हैं। हमें अब यहाँ पे इन्फ्रेंस ढूंढना है, तो इन्फ्रेंस पूछा उसने हमसे, तो पैसेज पढ़ते हैं। कुकिंग विद बायोमास एंड कोल इन इंडिया इज नाउ recognized टू कॉज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स विद women एंड चिल्ड्रन इन पुअर populations फेसिंग द ग्रेटेस्ट रिस्क। तो क्या कह रहे हैं कि बायोमास मतलब लकड़ी से, ठीक है, या कोयले से अगर गैस खाना पकाया जाता है, तो कुकिंग विद बायोमास एंड कोल इन इंडिया इज नाउ recognized टू कॉज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स विद विमेन एंड चिल्ड्रन इन पुअर पॉपुलेशंस फेसिंग द ग्रेटेस्ट रिस्क, और गरीब लोगों के लिए सबसे ज्यादा रिस्क है इस चीज का। देर आर मोर देन 10 लाख प्री मेच्योर डेथ्स एवरी ईयर फ्रॉम हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन ड्यू टू पॉल्यूटिंग कुकिंग फ्यूल्स। हर साल 10 लाख से ज्यादा प्री मेच्योर बच्चों की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो घर में जो खाना पकाते हैं लकड़ी से या कोयले से, इससे जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, विद अनदर 1.5 लाख ड्यू टू देयर कंट्रीब्यूशन टू जनरल आउटडोर इन एयर पोल्यूशन, और 1.5 लाख बाहर के पोल्यूशन से भी मर जाते हैं इन द कंट्री। Although the fraction of the Indian population using clean cooking fuels such as LPG, natural gas, electricity is slowly rising, the number using polluting solid fuels as their primary cooking fuel has remained static for nearly 30 years at about 70 crore. पिछले 30 सालों से लगभग 70 करोड़ लोग, अगर मैं एक 1.4 लाख करोड़ भी मानूं, 1.4 बिलियन भी मानूं, ठीक है, तो उसमें से लगभग 50% लोग हैं जो कोयले पे और लकड़ी पे आज भी निर्भर हैं, और इससे डेथ्स होती हैं बहुत ज़्यादा देश में। तो क्या इन्फ्रेंस निकाला जा रहा है, अब ऑप्शन देखते हैं। रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज ऑफ पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स, नहीं, ये नहीं कह रहा वो पैसेज में। सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज इंडोर एयर पोल्यूशन, के इंडोर एयर पोल्यूशन को अगर हमें खत्म करना है तो क्लीन कुकिंग फ्यूल्स को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, सरकार को सस्ता करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कहीं मेंशन नहीं है बट देखते हैं आगे। इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी, कि ज़्यादा नेचुरल गैस और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, और फोर्थ, एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्री मेच्योर डेथ्स इन पुअर हाउस होल्ड्स। एक्सेस टू कुकिंग गैस, यस, दिस इज द राइट इन्फ्रेंस, कि अगर गरीब घरों में कुकिंग गैस को पहुंचाया जाए तो जो प्री मेच्योर डेथ्स हैं उनको अवॉइड किया उनको रिड्यूस किया जा सकता है। ये कह रहा है वो कि अगर ये सॉलिड फ्यूल्स या पॉल्यूटिंग फ्यूल्स छोड़ के अगर एलपीजी, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इन पे फोकस किया जाए, अगर इनको लोगों तक पहुंचाया जाए, गरीबों तक, तो ये जो प्री मेच्योर डेथ्स हैं ये कम की जा सकती हैं। दैट इज द राइट इन्फ्रेंस विच इज क्लियरली मेंशन्ड। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कहीं पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थे पैसेज में। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या ढूंढना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन, क्या इंप्लाई कर रहा है पैसेज, तो हम वो पढ़ते हैं। साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स बट सो हैज एवरी ग्रेट थिंग। तो क्या कह रहे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो उसमें उसके साथ खतरे भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे अगर साइंस है तो एटॉमिक बॉम्ब भी है उसी की वजह से, राइट। तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स, आई एम सॉरी, साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स बट सो हैज एवरी ग्रेट थिंग। लेकिन वो क्या कह रहा है, लेकिन ऐसे तो फिर हर हर महान चीज के कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओवर एंड बियॉन्ड द डेंजर्स, के डेंजर्स से परे, विद विच इट थ्रेटन्स द प्रेजेंट, जिससे आज की तारीख में वो खतरा बन के बना है। साइंटिफिक नॉलेज की बात कर रहा हूँ। इट ओपन्स अप एज नथिंग एल्स कैन, इट ओपन्स अप एज नथिंग एल्स कैन, मतलब साइंटिफिक नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे रास्ते खोलती है जो और कोई नहीं खोल सकता। द विजन ऑफ अ पॉसिबल हैप्पी वर्ल्ड, एक ऐसा व्यू, एक ऐसा विजन, ठीक है, जहाँ पे खुशहाल दुनिया हो। अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, जहाँ पे गरीबी ना हो। विदाउट वॉर, लड़ाई ना हो। विद लिटिल इलनेस, जहाँ पे बीमारी ना हो। साइंस, वट एवर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज इट मे हैव बाय द वे, इज इन इट्स वेरी नेचर अ लिबरेटर, कि भाई चाहे बेशक कितना ही नुकसान क्यों ना हो साइंस के साथ, साइंस के ग्रोथ के साथ, लेकिन अपने आप में साइंस की जो विजन है वो क्या है, खुशहाल जिंदगी, गरीबी ना हो, लड़ाई ना हो, बीमारी ना हो, मतलब वो लोगों को आज़ादी देता है जीने की। साइंस एक आज़ाद करने का टूल है।
तो क्या implication दिया उसने? A happy world is a dream of science. Yes, science only can build a happy world, but it is also the only major threat. ये नहीं कह रहा कहीं पे भी वो कि, और ये एक्सट्रीम ऑप्शन को हम हमेशा एलिमिनेट करते हैं गाइस, ओनली ऑलवेज वाले याद है। अ हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस, कि साइंस के बिना हैप्पी वर्ल्ड पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। अ हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विद और विदाउट साइंस, के खुशहाल दुनिया हो ही नहीं सकती चाहे साइंस हो चाहे ना हो, ऐसा भी नहीं कह रहा वो। तो गाइस ये एक्सट्रीम ऑप्शन थे, हमने इनको शुरू में एलिमिनेट कर दिया। लेकिन साइंस का असली ड्रीम क्या है? अ हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस, के साइंस एक खुशहाल जिंदगी, खुशहाल धरती, खुशहाल जीवन की सोच रखता है, उसकी तरफ काम करता है। दैट इज व्हाट साइंस इज। सो हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस, दैट इज द राइट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट गाइस फिर से हमें क्या ढूंढना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन, कि क्या इम्प्लाई कर रहा है पैसेज, यहाँ पे तो पढ़ते हैं। द आर्कटिक्स वास्ट रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, फिश एंड मिनरल्स आर नाउ एक्सेसिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अ ईयर। आर्कटिक की जो आइस है उसमें जो फॉसिल फ्यूल्स जमे होते हैं, तो आर्कटिक्स वास्ट रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, फिश एंड मिनरल्स आर नाउ एक्सेसिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अ ईयर, वो साल में ज़्यादा समय तक अब अवेलेबल होते हैं। बट अनलाइक एंटार्क्टिका, लेकिन एंटार्क्टिका विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय एंटार्क्टिक ट्रीटी फ्रेम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर and is not subject to territorial claims by another country, there is no legal regime protecting the Arctic region। कि एंटार्क्टिका में तो उन्होंने एक ट्रीटी बना दी थी वर्ल्ड वॉर 1 में, और कोई भी उस पर एंटार्क्टिका में टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं कर सकता, लेकिन आर्कटिक में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देयर इज नो लीगल रिजीम प्रोटेक्टिंग द आर्कटिक फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड क्रेव्स फॉर मोर एंड मोर रिसोर्सेज। ठीक है, और ऐसे टाइम पे जब दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी है। द डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ आइस फ्री समर, ठीक है, कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी ऑफ आइस फ्री समर, के समर में आइस ही ना हो, हैज़ प्रॉम्प्टेड कंट्रीज विद आर्कटिक कोस्ट लाइन टू स्क्रैम्बल फॉर ग्रेट चंक्स ऑफ द मेल्टिंग ओशन। कि भाई गर्मियों में अगर आइस ही ना हो तो फिर तो वहाँ पे रिसोर्सेज खुले पड़े मिल जाएंगे, तो जो आसपास के देश हैं वो भागते हैं, स्क्रैम्बल करते हैं फॉर ग्रेट चंक्स ऑफ मेल्टिंग ओशन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, फिश, फॉसिल फ्यूल, इन सबको निकाल पाएँ और अपने रिसोर्सेज को जमा कर पाएँ। तो ये कह रहा है वो, तो मतलब दुनिया टूट पड़ती है आर्कटिक पे। एंटार्क्टिका तो बचा हुआ है क्योंकि उस पर ट्रीटी है, लेकिन आर्कटिक रीजन पे कोई ट्रीटी नहीं हो रखी किसी का, तो कोई भी आके अपना अपना वहाँ पे क्लेम जमा लेता है। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम्स इन द आर्कटिक टेरिटरी एंड फ्री एक्सेस टू, इंडिया की तो कहीं बात ही नहीं हो रही यार पैसेज में। Melting of summer ice in the Arctic leads to changes in geopolitics. Yes, the Arctic region will solve the world's future problems of resource crunch. नहीं, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है और ना ही वो सच है। The Arctic region has more resources than Antarctica, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन the right answer is melting of the summer ice in the Arctic leads to changes in geopolitics, कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आ जाता है। ज्योग्राफी की वजह से जो पॉलिटिक्स चलती है कि दुनिया भर के देश रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सो दैट इज़ द राइट इम्प्लीकेशन, कि मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्कटिक लीड्स टू चेंजेस इन द जियोपॉलिटिक्स। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। और लास्ट पैसेज पे चलते हैं आज के लिए गाइस। हमें 3 अजम्पशंस दिए हैं, हमें ढूंढना है कि कौन सा अजम्पशन सही है और कौन सा गलत है। तो पहले पैसेज पढ़ेंगे। India's educational system is modeled on the mass education system that developed in the 19th century in Europe and later spread around the world। कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी वो मास एजुकेशन सिस्टम पे वो बेस्ड है। इट इज़ मॉडल्ड ऑन मास एजुकेशन सिस्टम, जो कि यूरोप में 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था जो एजुकेशन सिस्टम, और वो एजुकेशन सिस्टम फिर सारी दुनिया में फैल गया, लेटर स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। The goal of the system is to condition children as good citizens and productive workers। इस सिस्टम का पर्पस क्या है? ठीक है, ये बच्चों को अच्छे सिटीजन्स बनाता है और प्रोडक्टिव वर्कर्स बनाता है। दिस सूटेड द इंडस्ट्रियल एज, ये इंडस्ट्रियल एज को सूट करता था। दैट नीडेड द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ अ कंप्लायंट वर्कफोर्स, जिनको एक मजदूरों की वर्कफोर्स की ज़रूरत होती थी इंडस्ट्रियल एज में, वहाँ पे उसी हिसाब से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया था। विद नैरो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़, के उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, बस वो कुछ ही काम जो उनको सिखाया जाए वही कर सकते हैं वो। आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजेंबल फैक्ट्रीज विद बेल्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम आजकल कैसे रिजेंबल कर रहे हैं? फैक्ट्री की तरह है, बेल बजती है, यूनिफॉर्म लगती है, बैच प्रोसेसिंग ऑफ लर्नर्स, क्लास वाइज क्लास बैच प्रोसेस होते हैं, एंड डेजिग्नेटेड टू गेट लर्नर्स टू कन्फॉर्म। ठीक है, और डेजिग्नेटेड टू गेट लर्नर्स टू कन्फॉर्म, और उनको अपनी बात समझाना किसी भी तरह से, मतलब उनसे बात मनवाना अपनी, ये सिखाया जाता है अपने स्कूल में कि बेल बजेगी तो आना है, यूनिफॉर्म पहन के आना है, नहीं तो डांट पड़ेगी,
पेपर पास करोगे तो अगले क्लास में जाओगे, और फिर जो बात टीचर ने कह दी वो हमेशा सत्य है। तो ये इस चीज़ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम मिलता है। बट फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर आज देखें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, द एनवायरनमेंट टुडे इज़ वेरी डिफरेंट। कि आज का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बदल चुका है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, वॉलेटाइल एंड ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। कि आज दुनिया वैसी नहीं है कि एक यहीं पे फैक्ट्री खोलनी है, वहीं पे वर्कर लगाने हैं। आज एक बहुत ही वॉलेटाइल और बहुत ही डायनामिक, कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बन चुका है। तो हमें समझना है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब उसे 3 अजम्पशन दिए हैं गाइस। अब उसने पहला क्या दिया पढ़ते हैं, इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ डेवलपिंग कंट्री एसेंशियली ड्यू टू इट्स फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। ऐसा कहीं नहीं कहा उसने कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही इंडिया डेवलपिंग कंट्री बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टुडेज लर्नर्स नीड टू एक्वायर न्यू एज स्किल सेट्स। यस, कि आज के जो लर्नर्स हैं उनको नई स्किल सेट सीखने पड़ेंगे, ज़रूरत है वो उनकी। एंड थर्ड, अ गुड नंबर ऑफ इंडियंस गो टू सम डेवलप्ड कंट्रीज for education because the education system there are a perfect reflection of the societies in which they function. ऐसा भी कहीं नहीं कहा कि इंडियंस बाहर जाते हैं डेवलप कंट्रीज में एजुकेशन के लिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशनड। सो ओनली 2 इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही लॉजिकली और तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है गाइज। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगता है जैसे हम आपको सिखाते हैं पैसेज सॉल्व करना, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमें पता चले कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, तो विल टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स। तो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज। और अगर आपको हमारे कोर्स से भी जुड़ना है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपको डे 1 पे प्रोवाइड की हैं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इन आवर कोर्स। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और पीडीएफ्स मिलेंगी टू डाउनलोड एंड यूज़ देम। फिर टेस्ट सीरीज है जिसमें सेक्शनल टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं जिसमें आप अपने फैकल्टी मेंबर से लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और लाइव रिवीजन क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है जिसमें हम आपको लाइव पढ़ाएंगे कि कैसे पेपर में पैसेज को सॉल्व करना होता है। सो द लिंक फॉर दिस कोर्स हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। गो चेक आउट द लिंक एंड देर इज अ स्पेशल डिस्काउंट गोइंग ऑन, सो गो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और अगर आपको कोई भी डाउट है गाइज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, दैट इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in। ये हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें इस पे ईमेल भी कर सकते हैं। एंड you can also call us on this number. So we invite you to join us in this endeavor and get benefited by us. So thank you so much for your precious time, for your patience, for your receptiveness. I wish you all the success in your hard work, in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So have a great day guys, and happy learning to all of you. I'll see you again next time. Till then, bye bye.